आज स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट 3 का रिवीजन, दैट इज मार्केटिंग। और मार्केटिंग बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपका फॉर योर सीआईज, क्योंकि इसमें से आपको एग्जामिनर काफी ज्यादा जो है वो सवाल पूछता है। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 17, दैट इज द नेचर ऑफ द मार्केटिंग। ये बेसिकली एक बेसिक चैप्टर है आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता क्या है। तो बेसिकली अभी तक हम लोग जो बिजनेस की एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो बिजनेस है, बेसिकली बिजनेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सही है। यूनिट 1 के बाद हमने पहला जो डिपार्टमेंट डिस्कस करा था दैट वाज एचआर। जो हमने एचआरएम की बात करी थी सारी, कि एचआरएम के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। और आज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केटिंग। तो मार्केटिंग जो है वो क्या डिपार्टमेंट है और क्या इसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो मार्केटिंग इज द मैनेजमेंट टास्क दैट लिंक्स द बिजनेस टू द कस्टमर्स बाय आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ कस्टमर्स प्रॉफिटेबली। तो बेसिकली मार्केटिंग करता क्या है? मार्केटिंग जो है वो आइडेंटिफाई करता है कस्टमर की नीड्स को और मेक श्योर करता है वो उसको मीट करे। और वो कैसे मीट करता है उसको? बाय मेकिंग अ प्रोडक्ट। इट डज दिस बाय गेटिंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो मार्केटिंग जो है वो अपने कस्टमर्स की नीड कैसे फुलफिल करता है? बाय मेकिंग द राइट प्रोडक्ट, कि जो उनकी जरूरत का प्रोडक्ट होता है वो बनाता है। राइट प्राइस सेट करते हैं उसकी, कि उनकी जेब पे भारी भी ना हो, वो अफोर्ड कर सके उस चीज को। टू द राइट प्लेस, सही जगह पे पहुंचाए। और टू द राइट टाइम, के मतलब सही टाइम पे, मतलब जिस जब उसको नीड हो उस प्रोडक्ट की तो वो प्रोडक्ट उसके सामने मौजूद हो। अब बेसिकली मार्केटिंग डिपार्टमेंट के भी अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कल यूनिट 1 में हमने पढ़ा था कि कैसे हम लोग जो है वो पूरे एक कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव में डिवाइड करते हैं। तो जो हम लोग कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव में डिवाइड करते हैं, तो उससे हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्रिएट होते हैं। तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इज टू increase the share of the market and become the market leader, to increase the total sales, to increase the average number of items purchased per customer visit, to increase the frequency of shopping, के बार बार लोग जो है वो शॉपिंग करने आए हैं आपके पास, जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं। To increase the percentage of customers who are returning customers, तो बेसिकली अपनी कस्टमर लॉयल्टी को इंक्रीज करना। To increase the number of new customer, to increase the customer satisfaction and to increase the brand identity. So these are basically your objectives of a marketing डिपार्ट। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ भी बहुत जरूरी है। फाइनेंस के साथ मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि द फाइनेंस डिपार्टमेंट विल यूज द सेल्स फोरकास्ट ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू हेल्प कंस्ट्रक्ट कैश फ्लो फोरकास्ट। आप कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, बेसिकली कैश इनफ्लो है कि आप जो है वो सेल्स फोरकास्ट से ये डिसाइड करोगे कि आपका फाइनेंस के पास कैश इनफ्लो कितना आएगा, और उससे फिर वो जो है वो अपने कैश फ्लो फोरकास्ट बना पाएगा। विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट विल हैव टू इंश्योर दैट नेसेसरी कैपिटल इज अवेलेबल टू पे फॉर अग्रीड मार्केटिंग बजट। तो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बजट की जरूरत होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ये मेक श्योर करेगा कि नेसेसरी वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है टू पे ऑफ द मार्केटिंग बजट ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन। फिर मार्केटिंग और एचआर का क्या लिंक होता है, कैसे ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं? फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल फोरकास्ट बना के देता है, जो कि एचआर इस्तेमाल करता है, और वो ये मेक श्योर करता है कि कोई अगर एडिशनल वर्कर्स की जरूरत है तो वो हायरिंग करके दे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेल्स इंक्रीज करनी है, तो सेल्स इंक्रीज करने के लिए, या आपने सेल फोरकास्ट बनाया, तो सेल फोरकास्ट के अंदर आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, तो दैट मीन्स कि आपको जो है वो एडिशनल वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको हेल्प करेंगे इन इंक्रीजिंग द सेल। फिर बात करके ह्यूमन रिसोर्स मस्ट इंश्योर दैट the recruitment and selection of qualified and experienced workers. There must be sufficient workers to produce, sell the increased number of products planned by the marketing department. तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए मेक श्योर करता है कि इनफ नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल है, और अगर कम पड़ रहे वर्कर्स तो उनको हायर करें। ऑपरेशंस के साथ क्या लिंक होता है कि मार्केट रिसर्च डेटा विल प्ले अ की रोल इन दिस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ऑपरेशंस को बेसिकली मार्केट रिसर्च करके ये बताएगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट के वेदर दे शुड डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट और नॉट। और अगर नया प्रोडक्ट डेवलप करना है तो उसके अंदर जो है वो क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ये ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पता चलेगा। फिर द ऑपरेशंस डिपार्टमेंट विल यूज सेल्स फोरकास्ट to plan its capacity needed, the purchase of the machines and the तो बेसिकली important operations decision जो है वो डिपेंड करेंगे सेल्स फोरकास्ट पे, कि जब बिजनेस साल का सेल फोरकास्ट बना के देगा एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने बिजनेस को, तो उससे फिर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट जो है वो डिसीजंस
लेगा। तो ये आपके लिंक है ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट विद अदर। अब बेसिकली एक मार्केट जो है, सही है, मार्केट इज अ प्लेस वेयर द बायर एंड सेलर मीट, सही है। हम कहते हैं इसको, बचपन से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ पे बायर और सेलर मीट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। और मार्केट के अंदर जो है वो आपकी डिमांड भी हो रही होती है जो कंज्यूमर कर रहा होता है, और आपकी सप्लाई भी हो रही होती है जो प्रोड्यूसर कर रहा होता है। अब मार्केट में अगर कोई गुड बेच रहा है तो वो प्रोड्यूसर है, या सप्लायर भी उसको हम कहते हैं। और मार्केट में अगर कोई गुड खरीद रहा है तो वो कंज्यूमर है। तो डिमांड क्या होती है? इट इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय अ प्रोडक्ट एट अ गिवन प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक गुड को खरीदने को, विलिंगनेस एंड एबिलिटी एक गुड को खरीदने को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज डिमांड। So the relationship between price and demand is inverse or negative. As price increases, demand decreases, and if price decreases, demand increases. So this is basically your relationship between price and demand. If price increases, demand decreases, and if price decreases, your demand will. तो कोई भी ऐसा बिजनेस जिसको पता है कि वो प्राइस बढ़ाएगा तो उसकी डिमांड कम होगी, तो वो प्राइस हमेशा कम रखेगा ताकि उसकी डिमांड इंक्रीज हो। बेसिकली डिमांड और सप्लाई की नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम प्राइस चेंजेस, अब प्राइस के अलावा डिमांड को और भी चीजें अफेक्ट कर रही होती है। द लेवल ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट कैन चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ अ चेंज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर्स जो है वो जो डिमांड को चेंज कर रहे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो अदर फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम प्राइस जो है वो आपकी डिमांड को और क्या क्या चेंज कर रहे होते हैं? नंबर वन, कंज्यूमर इनकम्स। कंज्यूमर इनकम्स क्या होती हैं? बेसिकली कंज्यूमर इनकम इज द इनकम से जाहिर सी बात है लोग जो है वो खरीदते चीज है, और अगर कंज्यूमर इनकम्स बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं, तो लोग जो है और ज्यादा गुड्स खरीदेंगे। और जब आपकी कंज्यूमर इनकम्स कम होंगी तो फिर लोग जो है वो अपना परचेज जो है वो कम कर देंगे। फिर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आपके सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस भी डिपेंड करते हैं कि आपकी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट कैसे हो जाएगी। अब सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अब पेप्सी और कोक है वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। तो अगर पेप्सी अपनी प्राइसेस इंक्रीज करता है तो कोक की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लोग जो है वो महंगी कोक नहीं खरीदेंगे बल्कि पेप्सी खरीदेंगे, तो वो स्विच कर जाएंगे। हाउएवर, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो लेट्स सपोज सीडी है और सीडी प्लेयर है, सही है। तो अगर सीडी प्लेयर महंगा होगा तो लोग सीडी खरीदना बंद कर देंगे। सो इफ द प्राइस ऑफ सीडी प्लेयर इंक्रीजेस देन द डिमांड फॉर सीडी विल आल्सो फॉल। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी डिमांड को अफेक्ट कर रहे होते हैं। और फिर आता है पॉपुलेशन साइज एंड स्ट्रक्चर। फिर द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस योर सेल्स एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। और अगर पॉपुलेशन साइज आपका डिक्रीज होता है तो आपका डिमांड जो है वो फॉल हो जाएगी। फिर आता है फैशन एंड टेस्ट। फैशन एंड टेस्ट का मतलब ये है कि चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट, आपका जो है वो स्टाइल ट्रेंड्स फैशन में जब चेंजेस आते हैं, तो फैशन और टेस्ट में जब चेंज आते हैं तो डिमांड जो है वो उसकी हिसाब से चेंज होती है। जो चीज इन फैशन होती है, इन ट्रेंड होती है, वो चीज जो है वो ज्यादा डिमांड हो रही होती है। जो चीज आउट ऑफ फैशन हो जाती है उसकी डिमांड कम हो जाती है। देन एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल कैंपेन। एडवर्टाइजिंग जिस चीज की आप ज्यादा करेंगे वो चीज ज्यादा डिमांड होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जैसे एक वक्त में क्यू मोबाइल का एड बहुत ज्यादा आता था, तो लोग जो है वो हर दूसरे बंदे के पास जो है क्यू मोबाइल होता था। अब सप्लाई क्या होता है? सप्लाई इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सेल अ प्रोडक्ट एट अ गिवन प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सप्लाई क्या होता है कि बेसिकली कि आपका प्रोड्यूसर के साइड से होता ही है कि आपका प्रोड्यूसर जो है वो उसकी विलिंगनेस और उसकी एबिलिटी टू सेल अ प्रोडक्ट इन अ मार्केट एट अ गिवन प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका और प्राइस का रिलेशन डायरेक्ट होता है। दैट मीन्स कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा, और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है जब ज्यादा प्राइस इंक्रीज होगी तो प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगा टू अर्न अ हायर प्रॉफिट, और जब प्राइस कम होगी तो प्रोड्यूसर सप्लाई कम करेगा क्योंकि उसको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा। अदर देन दैट देयर आर अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट सप्लाई। प्राइस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट कर रहे होते हैं। नंबर वन इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखी जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस तो जाहिर सी बात है आप कम सप्लाई करोगे, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको प्रोडक्ट बनाने में कम आ रही है तो आप सप्लाई ज्यादा करोगे। फिर गवर्नमेंट टैक्सेस, अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स अपना इंक्रीज कर देती है बिजनेसेस पे, तो मतलब प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर टैक्सेस जो है वो डिक्रीज कर देती है तो सप्लाई
बढ़ जाएगी। फिर गवर्नमेंट सब्सिडीज, अगर गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज जो है वो बढ़ा देती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज बढ़ाती है, तो जाहिर सी बात है आपकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सब्सिडीज से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। और अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज ले लेती है वापस, और तो आपकी जो है वो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। फिर वेदर कंडीशंस, इफ द कंडीशंस ऑफ वेदर आर बैड, मतलब स्नो है हर वक्त, सही है, तो स्नो में फार्मिंग नहीं हो सकती, सही है, तो व्हेन द कंडीशंस आर बैड, सही है, तो सप्लाई विल डिक्रीज। एंड द वेदर कंडीशंस आर गुड, भाई अच्छी वेदर है आपकी, सही है, तो आपकी सप्लाई जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की फॉर एग्जांपल इंक्रीज हो जाएगी। देन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर एडवांसेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती जा रही है, सही है, और नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो सप्लाई बढ़ती रहेगी। हाउएवर अगर आप स्टेगनेंट और टेक्नोलॉजी में चेंजेस नहीं आ रहा, सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। दिस इज व्हाट डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट इज। अच्छा, पास पेपर में सवाल आ चुका है दोनों पे कि डिमांड क्या होती है और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, इन पे जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। फिर बात करते हैं मार्केट्स की। अब मार्केट्स क्या होती हैं? बेसिकली मार्केट्स जो अभी हमने डिस्कस करा कि मार्केट के अंदर एक बायर और सेलर मीट होता करता है, तो बेसिकली दो तरीके के मार्केट्स होती हैं। अब जो बिजनेस है, सही है, वो या तो बी टू बी बेचता है या तो बी टू सी बेचता है। अब बी टू बी और बी टू सी का मतलब क्या है? बी टू बी मतलब वो ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहा है जो दूसरे बिजनेस खरीद रहे हैं, तो बेसिकली वो आपका बी टू बी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, और बी टू सी इज बेसिकली के फाइनल कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेल की बात करूं, तो डेल इज बेसिकली मेकिंग कंप्यूटर्स फॉर फाइनल कंज्यूमर एज वेल। वो कंप्यूटर्स बनाते हैं फॉर फाइनल कंज्यूमर्स, एंड वो कंप्यूटर्स बनाते हैं फॉर अदर बिजनेसेस एज वेल। अगर मैं एचपी की बात करूं, तो एचपी जो है वो प्रिंटर बनाता है जो आपके कंज्यूमर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर वो बड़े बड़े प्रिंटर्स भी बनाता है जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बेसिकली वो जो बड़े बड़े प्रिंटर हैं वो बी टू बी है, और जो छोटे प्रिंटर्स हैं जो घर में इस्तेमाल हो सकते हैं, ऑफिस में इस्तेमाल हो सकते हैं, वो कंज्यूमर गुड्स हैं। ठीक है, तो मार्केट्स में डिफरेंट तरीके की होती है। अब कुछ बिजनेसेस जो है वो इंडस्ट्रियल मार्केट को टारगेट कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट से, कुछ बिजनेसेस जो है वो कंज्यूमर मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रॉ मटेरियल क्लोथ का बेच रहा हूँ, बड़े बड़े जो थान होते हैं कपड़ों के, सही है, तो बेसिकली मैं जो हूँ वो बी टू बी ज्यादा फोकस करूंगा, कि मैं जो हूँ दूसरे बिजनेसेस को बेचूं जो कपड़े बना रहे हैं। और जो ये खादी और जे डॉट है, सही है, ये बेसिकली जो है वो कपड़े कंज्यूमर्स के लिए बना रहा है, सही है, तो वो ये ज्यादातर कंज्यूमर मार्केट्स को टारगेट करेंगे। सो एन इंडस्ट्रियल मार्केट डील्स विद प्रोडक्ट्स bought by businesses. These include special industrial machines, trucks, and office supplies. A consumer market deals with products bought by the final consumer. These include mobile phones, holidays, and fashion clothes. फिर बात करते हैं लोकल एंड इंटरनेशनल, लोकल नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। लोकल मार्केट क्या होती है कि आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बेच रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक एरिया गुलशन इकबाल है, अगर आप गुलशन इकबाल में अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो दैट इज लोकल मार्केट। या डीएचए में आपका जो है वो कोई स्टोर्स हैं जो डीएचए में ही सेल कर रहे हैं सिर्फ, तो दैट इज अ लोकल मार्केट। नेशनल मार्केट क्या होता है? जब आप थ्रू आउट द सिटी, सॉरी थ्रू आउट द कंट्री जो है वो अपने आपको ऑपरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इम्तियाज की, तो इम्तियाज एक ऐसा रिटेलिंग स्टोर है जो एक नेशनल लेवल पे काम कर रहा है, सही है, उसकी मार्केट जो है वो नेशनल लेवल पे, कि इम्तियाज से शॉपिंग जो लोग करते हैं वो नेशनल लेवल पे करते हैं। इसी तरह अल फतेह जो है वो इस्लामाबाद में था, पाकिस्तान में भी आ गया, लाहौर में भी है। तो अल फतेह बेसिकली जो है वो एक वो नेशनल लेवल पे जो है वो काम कर रहा है। फिर आता है इंटरनेशनल मार्केट्स। तो इंटरनेशनल मार्केट बेसिकली मल्टीनेशनल मार्केट्स होती है, कि आप एक कंट्री नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है वो आप जो है वो सप्लाई कर रहे हो। तो जे डॉट और खाड़ी जैसे पाकिस्तानी ब्रांड्स जो हैं वो उनकी जो है ब्रांचेस यूएस में भी हैं, दुबई में भी हैं, और पाकिस्तान में भी हैं। तो बेसिकली ये बिजनेसेस जो है वो मल्टीनेशनल बिजनेसेस कहलाएंगे, सही है, या ये बिजनेसेस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। सो लोकल मार्केट के एक पर्टिकुलर एरिया में कई सिटी के, नेशनल मार्केट इज बेसिकली आप जब पूरी हर जगह जो है वो आप सप्लाई करते हो पूरी कंट्री में, और इंटरनेशनल मार्केट इज बेसिकली पूरे वर्ल्ड में आप सप्लाई कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हो। अब जो मार्केट है, बेसिकली मार्केट में दो अप्रोचेस इस्तेमाल होती हैं। एक होती है कि मार्केट ओरिएंटेशन, और एक होती है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। कि मार्केट में आप एक बिजनेस जो है वो कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, सही है। सो मार्केट ओरिएंटेशन इज एन आउटवर्ड लुकिंग अप्रोच basing product decisions on consumer demand as established by market research. तो मार्केट ओरिएंटेशन में आप प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करते हो? बाय डूइंग अ मार्केट रिसर्च।
जब आप मार्केट रिसर्च करके आपको पता चल जाता है कि कंज्यूमर को एग्जैक्टली क्या चीज चाहिए, तो दैट इज सिंपली योर मार्केट ओरिएंटेशन। एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ओरिएंटेशन एज एन इनवर्ड लुकिंग अप्रोच दैट फोकसेस मेकिंग प्रोडक्ट्स दैट मे कैन बी मेड और हैव बीन मेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन ट्राइंग टू सेल देम। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट पहले बना लेते हो, सही है, और उसके बाद उसकी मार्केट क्रिएट होने का वेट करते हो और फिर उस मार्केट में आप सेल करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं, सही है, तो आज से 10 साल पहले नोकिया वॉज यूजिंग मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब जो कंज्यूमर्स को चीजें चाहिए थी वो मार्केट रिसर्च करता था। कंज्यूमर्स बोलते थे भाई कैमरा अच्छा हो जाए फोन का, सही है, और कीबोर्ड वाला फोन आ जाए, सही है, उससे टाइपिंग तेज हो जाती है, सही है, ये सारी चीजें कंज्यूमर को चाहिए थी। तो बेसिकली आपके नोकिया ने जो है वो क्वालिटी कीबोर्ड वाला जो है वो मोबाइल लॉन्च करा, जिसमें आपका कीबोर्ड जो है वो फुल कीबोर्ड जो है वो कीपैड से कीबोर्ड बन गया था। तो ये फिर कैमरे वाले फोन अच्छे उसने निकाले, तो ये जिसमें कैमरा जो है वो अच्छा था। तो ये फिर ब्लूटूथ का एक कॉन्सेप्ट आया था बहुत नया आज से 10 साल पहले भाई, कि ब्लूटूथ हो कि शेयरिंग और फाइल ट्रांसफर जो है वो काफी जो है वो इजीली हो जाए। ब्लूटूथ का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका नोकिया लेकर आया था। हाउएवर प्रोडक्ट ओरिएंटेशन उस टाइम पे था द टच स्क्रीन फोन्स, सही है। तो टच स्क्रीन फोन्स किसी ने सोचा नहीं था कि भाई टच स्क्रीन फोन्स भी जो है वो दुनिया में या मार्केट में आ सकते हैं, सही है, जो आप टच करो स्क्रीन को और आपका फोन जो है वो चलना शुरू हो जाए। हाउएवर ये जो कॉन्सेप्ट था ये एक प्रोडक्ट ओरिएंटेशन था, कि पहले वो प्रोडक्ट बनाया गया, सही है, और उसके बाद उसको मार्केट में लॉन्च करके उसकी जो है वो नीड क्रिएट हुई, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है आपका डिफरेंस बिटवीन मार्केट ओरिएंटेशन एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। तो मार्केट ओरिएंटेशन में आप पहले रिसर्च करते हो मार्केट की, उसके बाद प्रोडक्ट में वही चीजें डाल के उसको लॉन्च कर देते हो, सही है। एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में आप क्या करते हो कि आप पहले प्रोडक्ट बनाते हो एंड देन यू वेट फॉर द मार्केट टू बी क्रिएटेड। अब कस्टमर ओरिएंटेशन के बेनिफिट क्या है कि द चांसेस ऑफ न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट फेल इन द मार्केट आर रिड्यूस। तो फेलियर, चांसेस ऑफ फेलियर आपके कम हो जाते हैं, सही है, कि आप जो है वो फेल नहीं होते। सेकेंडली प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन कंज्यूमर नीड्स विल हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन, सही है। तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्ट कंज्यूमर की नीड के हिसाब से बना हुआ है वो मार्केट में जल्दी डिक्लाइन नहीं होगा, बल्कि वो ज्यादा लंबे अरसे चलेगा। तो मार्केट रिसर्च नेवर एंड्स, कांस्टेंट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स विल अलाउ द प्रोडक्ट एंड द मेथड ऑफ मार्केटिंग इट टू बी अडेप्टेड, चेंजिंग टेस्ट बिटवीन कॉम्पिटिटर्स गेट देयर फर्स्ट। बेसिकली ये क्या है कि बेसिकली आप जो है वो मार्केट ओरिएंटेशन में मार्केट रिसर्च कभी भी आपकी रुकती नहीं है, मार्केट रिसर्च चलती रहती है, चलती रहती है। तो कांस्टेंट फीडबैक आपको मिलता रहेगा प्रोडक्ट के बारे में, और कांस्टेंट फीडबैक के थ्रू आप जो है वो प्रोडक्ट में टाइम पे चेंजेस लेकर आ जाओगे बिफोर योर कॉम्पिटिटर। हाउएवर प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के फायदे क्या हैं? प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के फायदे हैं रिसर्चिंग एंड डेवलपिंग अ ट्रूली इनोवेटिव प्रोडक्ट कैन लीड टू हाई सेल्स एंड प्रॉफिट इवन इफ देयर हैज बीन नो फॉर्मल मार्केट रिसर्च। तो आप जो है वो रिसर्चिंग एंड डेवलपमेंट, जब इनोवेटिव प्रोडक्ट आप बना रहे होते हो, तो इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने से ये होता है कि यू कैन अचीव हाई सेल्स एंड हायर प्रॉफिट्स, एंड इवन if the product has not been created according to customer demand, बट इफ द प्रोडक्ट इज इनोवेटिव। जैसे आप टच स्क्रीन फोन्स की हम बात कर रहे थे, तो टच स्क्रीन फोन एक इनोवेटिव आइडिया था, एंड डेफिनेटली वो इनोवेटिव आइडिया जो है वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि आज सिर्फ मेजोरिटी जो है वो कंपनीज टच स्क्रीन फोन्स बना रही होती हैं, सही है। सो अंटिल एंड अनलेस योर आइडिया इज इनोवेटिव, आप जो है वो बगैर मार्केट रिसर्च करें बना सकते हैं प्रोडक्ट। तो मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस कंसंट्रेट देयर एफर्ट्स ऑन एफिशिएंटली प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी गुड्स। तो बेसिकली जो आपके प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं उनका मेन फोकस होता है टू प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर को बेनिफिट ये मिलता है कि कंज्यूमर को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बार बार मिल रहे होते हैं। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन का ये आपके फायदे होते हैं। तो दीज आर द टू डिफरेंट अप्रोचेस बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट। या तो आप मार्केट रिसर्च करके प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, या फिर आप कंप्लीटली नया प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च करते हो बगैर कोई रिसर्च करे। अब मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ। अब मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ क्या होता है, सही है। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा मार्केट साइज के बारे में। तो मार्केट साइज क्या होता है कि कितने कस्टमर्स आपके जो है वो आपका प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, जितने प्रोडक्ट लोग आपका मार्केट में प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज योर मार्केट साइज। तो मार्केट साइज कैन बी मेजर्ड इन टू वेज। दो तरीके से आप अपना मार्केट साइज मेजर कर सकते हो, बाय इधर द क्वांटिटी ऑफ सेल्स, जिसको हम वॉल्यूम ऑफ सेल्स करते हैं, और बाय द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, सही है, लेट्स सपोज नेस्ले। अब नेस्ले की सेल जो है वो 3 लाख है यूनिट्स, तो इसको हम बोलेंगे कि ये इसकी
जो मार्केट साइज है वो 3 लाख यूनिट्स, 3 लाख कंज्यूमर इसका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो इसका बाय वॉल्यूम जो उसकी सेल्स है वो 3 लाख है। और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, मैं बोलूं भाई ये 3 लाख यूनिट, एक यूनिट 10 रुपए का है, तो ये हो जाएगा आपका तकरीबन 3 मिलियन। तो ये बेसिकली आपका जो है वो 30 लाख रुपए जो है ये डॉलर वैल्यू आ गई, ये इसको हम कहते हैं रेवेन्यू। ठीक है, तो सिंपली आपकी अगर बाय वॉल्यूम आपको निकालने का बोला हुआ है तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स निकालते हैं, और बाय वैल्यू निकालने का बोला है तो आप हमेशा डॉलर में कैलकुलेट करेंगे। तो मार्केट साइज क्यों जरूरी है? मार्केट साइज अगर आपको बिजनेस को पता होगा तो मार्केटिंग मैनेजर, इट विल अलाउ द मार्केटिंग मैनेजर टू असेस वेदर अ मार्केट इज वर्थ एंटरिंग और नॉट, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपका मार्केट साइज कितना है। अगर मार्केट साइज बहुत छोटा है, आपको पता है फिर वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता अगर जरा से भी जो है वो नीड्स में चेंजेस आ जाए। हाउएवर अगर मार्केट साइज बड़ा है तो फिर उसमें एंटर किया जा सकता है। इट अलाउज द बिजनेस टू कैलकुलेट इट्स ओन मार्केट शेयर। आपको पता होता है कि आपका मार्केट साइज कितना है, तो आप आराम से अपना मार्केट शेयर कैलकुलेट कर सकते हो। एंड द ग्रोथ और डिक्लाइन ऑफ द मार्केट ओवर टाइम कैन बी आइडेंटिफाइड, कि अब मार्केट में इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा, मार्केट ग्रो करेगी या मार्केट डिक्लाइन की तरफ जाएगी, आप वो भी अंदाजा लगा सकते हो बाय लुकिंग एट द मार्केट साइज। जाहिर सी बात है, अगर मार्केट साइज बढ़ रहा है दैट मींस प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है, अगर मार्केट साइज कम हो रहा है दैट मींस प्रोडक्ट डिक्लाइन कर रहा है। अब मार्केट ग्रोथ की बात करते हैं। मार्केट ग्रोथ इज सिंपली जब आपका the percentage change in the total size of the market over a period of time। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपके 10 लोग खरीदते थे आपका प्रोडक्ट, अब 10 से 100 लोग हो गए, और 100 से फिर 1000 हो गए, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं मार्केट ग्रोथ। कि आपका थ्रू आउट द टाइम पीरियड आपके जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। और ये जो कस्टमर इंक्रीज हो रहे हैं, ये कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर्स पे। अब कंट्रीज रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर है तो आपकी मार्केट भी ग्रो करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हाई इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब कि आपकी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो मतलब लोगों के पास इनकम ज्यादा होंगी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, तो इनकम ज्यादा होंगी तो आपकी सेल्स भी ज्यादा होंगी और मार्केट ग्रो करेगी आपकी। फिर चेंजेस इन कंज्यूमर इनकम्स, अगर इनकम्स जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं तो लोग जो है वो ज्यादा खर्चा करते हैं, तो इनकम्स इंक्रीज होने की वजह से भी आपकी जो है वो मार्केट ग्रो होगी। डेवलपमेंट इन न्यू मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स दैट रिड्यूस सेल्स इन एग्जिस्टिंग मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स। नई मार्केट्स डेवलप हो गई, नई मार्केट्स डेवलप हो गई, तो उस मार्केट में भी आप अपना प्रोडक्ट एंटर कर रहे हो या टारगेट कर रहे हो, तो अगेन आपकी मार्केट ग्रो हो रही है। फिर चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट, तो ये अगर कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट पहले पसंद, जैसे पाकिस्तान में पहले फीके खाने पसंद नहीं करते थे, टर्किश फूड पसंद नहीं करते थे, हाउएवर आजकल के दौर में देखें तो जो टेस्ट है यंग जनरेशन का वो चेंज हो रहा है। सही है, जो टिपिकल हमारे देसी खाने थे उससे हटके हम लोग जो है वो इटालियन क्विजीन और टर्किश क्विजीन और मिडल ईस्टर्न क्विजीन की तरफ बहुत ज्यादा जो है वो जा रहे हैं। तो ऐसे रेस्टोरेंट्स की अब डिमांड जो है वो पाकिस्तान में बढ़ रही है, तो उन रेस्टोरेंट्स की मार्केट ग्रो हो रही है। Then technological change which can boost market sales following a new innovation। कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट आता है तो वो जो है वो मार्केट में उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। एंड वेदर द मार्केट इज सैचुरेटेड बिकॉज मोस्ट कंज्यूमर ऑलरेडी ओन द प्रोडक्ट। अब मार्केट ग्रोथ होने का ये भी मार्केट ग्रोथ जो है वो रुकती है किससे, कि अगर आपकी मार्केट सैचुरेट हो जाए। तो मार्केट जब आपकी सैचुरेट हो जाती है तो आप लोग को पता है, हमने जब क्लास में ये टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें हमने यही पढ़ते हैं कि सैचुरेशन और मेच्योरिटी लेवल जो होता है उसमें सेल्स कांस्टेंट होती हैं। तो वंस द प्रोडक्ट हैज रीच्ड इट्स सैचुरेशन लेवल, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो सेल्स है वो कांस्टेंट हो जाती हैं, और उसके बाद फिर वो डिक्लाइन ही करती है। तो बेसिकली जब सेल्स कांस्टेंट हो गई तो ये मार्केट विल नॉट ग्रो, दे कीप ऑन बीइंग कांस्टेंट। अब इम्प्लीकेशंस ऑफ चेंज इन मार्केट ग्रोथ, अगर मार्केट ग्रोथ इंक्रीज होगा तो बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा? अगर मार्केट ग्रोथ होती है बिजनेस की, कि मार्केट साइज बढ़ रहा है आपका, तो सेल्स विल इंक्रीज इफ द बिजनेस मार्केट शेयर रिमेन्स द सेम। फिर इट मे बी पॉसिबल टू इंक्रीज प्राइसेस एंड प्रॉफिट पर यूनिट, एंड इंक्रीज सेल्स कुड लीड टू कॉस्ट सेविंग। तो आप जो है वो पॉसिबली प्राइसेस भी इंक्रीज कर सकते हो और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो और अपनी कॉस्ट सेविंग भी कर सकते हो। हाउएवर, अगर आपका मार्केट साइज रिड्यूस हो रहा है तो अगेन यहाँ पे अब उल्टे इफेक्ट्स हो जाएंगे कि सेल्स विल इंक्रीज मोर स्लोली इवन इफ द बिजनेस मार्केट शेयर रिमेन्स द सेम। तो अगर मार्केट ग्रोथ नहीं हो रही तो आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी लेकिन बहुत कम से इंक्रीज होंगी। मार्केट ग्रोथ हो रही है लेकिन बहुत हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रही है। फिर कॉम्पिटिटर्स माइट रिड्यूस प्राइसेस टू इंक्रीज सेल्स इन अ स्लो ग्रोइंग मार्केट। कॉम्पिटिटर्स आपको कंपटीशन देने के लिए जो है वो अपनी प्राइसेस को कम कर देंगे, तो फर्दर वो जो है वो आपकी ग्रोथ, जो सेल्स ग्रोथ है उसको रोक देगा, जो मार्केट ग्रोथ है उसको रोक देगा। मूविंग ऑन, लोअर प्राइसेस माइट रिजल्ट इन लोअर प्रॉफिट पर यूनिट।
आपको भी अपने प्राइसेस लो करने पड़ेंगे टू रिमेन competitive इन द मार्केट, उसकी वजह से प्रॉफिट पर यूनिट आपका कम हो जाएगा। तो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑन द चेंज इन द मार्केट ऑन द बिजनेस। अब बात करते हैं मार्केट शेयर की। तो मार्केट शेयर क्या होता है? मार्केट शेयर इज द परसेंटेज ऑफ सेल्स इन टोटल मार्केट सोल्ड बाय वन बिजनेस। तो ये बेसिकली एक बिजनेस का शेयर बताते हैं कि एक बिजनेस जो है वो कितनी सेल्स कर रहा है मार्केट के अंदर। दिस इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। मार्केट शेयर इक्वल्स टू सेल्स ऑफ द बिजनेस अपॉन सेल्स इन ऑफ द इंडस्ट्री मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। तो सेल्स ऑफ द बिजनेस अपॉन सेल्स ऑफ द इंडस्ट्री, सेल्स ऑफ द बिजनेस अपॉन सेल्स ऑफ द इंडस्ट्री मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मार्केट शेयर का फॉर्मूला होता है। अच्छा, कैलकुलेशंस आपकी पेपर 2 में आती हैं, तो ये जो फॉर्मूले हम लोग पढ़ रहे हैं इसको पेपर 1 के लिए याद नहीं करेगा, पेपर 2 में आएंगी ये। सही है। तो कैलकुलेशन पेपर 1 में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, अब पाकिस्तान की मार्केट है, पाकिस्तान की मार्केट में हम लोग जो है वो लेट्स सपोज टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो टेक्सटाइल में आपके कौन कौन से ब्रांड्स हैं? जे डॉट है, 4 ब्रांड्स ले लेते हैं हम लोग, गुल अहमद है, खादी है और सफायर है। सही है। ये 4 ब्रांड्स जो है वो हमारे पाकिस्तान की मार्केट में है। सही है। लेट्स सपोज जे डॉट की जो सेल्स है वो 100 मिलियन है, गुल अहमद की जो सेल्स हैं वो 120 मिलियन है, खादी की जो सेल्स हैं वो है 200 मिलियन और सफायर की जो सेल्स हैं वो है 70 मिलियन। ठीक है। ये इसको मैं 80 कर देता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई टोटल टेक्सटाइल की सेल्स कितनी है, तो टोटल इंडस्ट्री की सेल्स कितनी हो जाएंगी? 80 प्लस 120, 200, 200, 200, 400, 400 और 100, 500। तो ये पूरा जो है वो टोटल आपकी सेल्स ऑफ द इंडस्ट्री है। अब मैं आपको बोलूँ भाई एक एक करके सारे ब्रांड्स का जो है वो मार्केट शेयर निकालें। सही है। तो कैसे निकलेगा मार्केट शेयर? जे डॉट का अगर मैं बोलूँ निकालें, तो जे डॉट का मार्केट शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? The sales of J dot, that is 100 upon 500, which is the total sales of the industry multiply by 100। सही है। तो ये तकरीबन आ जाएगा आपका 20%। सही है। तो 20% जे डॉट का शेयर आ गया। फिर गुल अहमद का अगर शेयर निकालें, तो गुल अहमद का शेयर इज 120 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये तकरीबन 24% आ जाएगा। फिर आपका खादी का शेयर अगर हम निकालते हैं तो 200 अपॉन 500 इंटू 100, ये 40% आ जाएगा। और 80 सफायर का अगर हम निकालें, ये खाड़ी का हो गया, और सफायर का अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 80 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, 16% आ जाए। तो ये आपके जो है वो मार्केट शेयर्स आ गए। अब मैं बोलूँ भाई ब्रांड में जो आपके पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर मार्केट लीडर कौन है? तो विदाउट अ डाउट दैट विल बी खाड़ी, बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट मार्केट शेयर। उसके बाद गुल अहमद, उसके बाद आपका जे डॉट और उसके बाद आपका सफायर। सही है। तो ये आपके जो है वो मार्केट शेयर इस तरीके से कैलकुलेट होता है। और मार्केट शेयर कैलकुलेट करने से आपको पता चलता है कि हु इज द लीडिंग ब्रांड इन द इंडस्ट्री। तो इम्प्लीकेशन ऑफ एन इंक्रीज इन मार्केट शेयर, अगर कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज होता है तो उसका क्या फायदा होगा? सेल्स आर राइजिंग फास्टर देन दोज ऑफ कंपीटिंग बिजनेस इन द सेम मार्केट एंड दिस कुड आल्सो लीड टू हायर प्रॉफिट। तो आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी आपके कॉम्पिटिटर से और आपका हायर प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर आपका मार्केट शेयर बढ़ता है तो रिटेलर्स आपके प्रोडक्ट को रखने का बहुत दिल करेगा कि रिटेलर्स जो है वो आपके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेस्ले के जूसेस काफी ज्यादा रनिंग आइटम में है तो इम्तियाज चाहेगा कि नेस्ले वाले जूसेस जो है वो आप उसके पास रखवाएं ताकि उसका जो रिटेल स्टॉक है वो भी सेल हो। Moving on, the fact that an item or brand is the market leader can be used in advertising। अब जैसे खाड़ी है, खाड़ी एक मार्केट लीडर है क्योंकि उसका 40% मार्केट शेयर है, तो खाड़ी इस चीज को प्रमोट कर सकता है, इस चीज को एडवर्टाइजिंग में डाल सकता है। तो अगेन यहाँ पे ये आपका प्रमोशनल, आपको एक यूनिक प्रमोशन पॉइंट मिल जाता है कि आप जो है वो अगर ब्रांड लीडर हो तो आप जो है वो उसको प्रमोट या मार्केट कर सकते हो। मूविंग ऑन, अगर आपका मार्केट शेयर में फॉल आता है दैट मीन्स कि सेल्स जो है वो आपकी रैपिडली गिर रही हैं और आपकी मार्केट ग्रोथ डिक्रीज हो रही है। रिटेलर्स विल बी लेस कीन टू स्टॉक एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, रिटेलर आपका प्रोडक्ट रखना नहीं चाहेंगे अपने पास। फिर लार्जर डिस्काउंट्स टू रिटेलर्स माइट हैव टू बी ऑफर्ड, आपको रिटेलर्स के पास प्रोडक्ट रखवाने के लिए रिटेलर्स को डिस्काउंट पे प्रोडक्ट सेल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नया प्रोडक्ट मार्केट में लाता हूँ, मेरा प्रोडक्ट मार्केट शेयर बहुत कम है, तो मुझे जो है वो इम्तियाज के पाँव पड़ने पड़ेंगे कि भाई मेरा प्रोडक्ट रख लो ताकि वो प्रोडक्ट थोड़ा बिक जाए। ठीक है। तो ये जो है वो आपको नुकसान पहुंचेगा अगर आपका मार्केट शेयर फॉल होगा। अब बात करते हैं डिफरेंट मार्केटिंग की। सही है। तो आपके कंज्यूमर मार्केटिंग होती है एक तो B2C, सही, जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस करा था ऊपर, एंड इंडस्ट्रियल मार्केटिंग होती है दैट इज B2B।
तो ये दोनों में फर्क क्या होता है? अब कंज्यूमर मार्केटिंग में हम लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस फॉर फाइनल एंड कंज्यूमर, एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस फॉर अदर बिजनेसेस। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट्स। एक होते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट बेसिकली वो प्रोडक्ट्स होते हैं विच आर परचेज फ्रीक्वेंटली। सही है, फॉर एग्जांपल स्वीट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये वो प्रोडक्ट होते हैं कंज्यूमर जो उनको फ्रीक्वेंटली मतलब रोजमर्रा में जो है वो उसको परचेज कर रहा होता है, क्योंकि ये कन्वीनियंटली अवेलेबल होते हैं। सही है। फिर आपके अब जैसे पेप्सी है, पेप्सी हर शॉप पे आपको मिल जाएगी, चिप्स है हर शॉप पे मिल जाएगा। सही है, चॉकलेट्स वगैरह है वो हर शॉप पे मिल जाएंगे। फिर शॉपिंग प्रोडक्ट, shopping products usually require some planning and research by consumers before being purchased. Consumers do not buy these frequently. For example, washing machines, LED TVs, laptops, ये सारे आपके सेल फोन्स, ये सारी चीजें जो है वो आप शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। ये इन पे आप रिसर्च करते हो और सबसे बेस्ट पॉसिबल मॉडल या सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट होता है मार्केट के अंदर, आप वो चीज जो है वो बाय करते हो। और थर्ड कैटेगरी होती है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। बेसिकली ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका स्पेशल इन नेचर होते हैं। जैसे स्पेशल मॉडल की कार ले लिया आपने, या डिजाइनर क्लोथिंग आप वेयर कर रहे हो, सही है, एक डिजाइनर के आउटफिट ले रहे हो, तो ये जो है वो आपकी स्पेशलिटी क्लोथिंग होती है। और ये जो है वो ऑफन एक्सपेंसिव चीजें होती हैं, और ऑफन इनका जो है वो ब्रांड इमेज स्ट्रॉन्ग होता है। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर ऑफन क्लासिफाइड इनटू मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आपका बिजनेस या तो मटेरियल बेचने वाला बिजनेस है, सही है, जैसे फॉर एग्जांपल जो टायर बन रहा है, टायर रबर से बन रहा है, तो वो रबर कभी कोई सप्लायर होगा। ये जो पेट्रोल कंपनीज हैं वो फ्यूल जो वो उनको मिल रहा है, वो फ्यूल पीछे से जो है वो उनको जो है वो जो जो बना रही है तो वो ऑयल का इस्तेमाल कर रही है। तो वो जो क्रूड ऑयल है, वो क्रूड ऑयल जो है वो एक बेसिकली रॉ मटेरियल है जो सप्लाई होता है। तो बिजनेसेस या तो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही होती हैं इंडस्ट्रीज को, या फिर कैपिटल आइटम्स फॉर एग्जांपल मशीनरी जिससे प्रोडक्शन हो रही होती है। या कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप देख लें कैटरपिलर, कैटरपिलर जो है वो अपना बुलडोजर्स और अर्थ मूविंग ट्रक्स, ड्रिल मशीन्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो दैट इज बेसिकली योर कैपिटल आइटम्स। सो ये देन सर्विसेज एंड सप्लाईज। सर्विसेज एंड सप्लाईज मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको आईटी सपोर्ट दे रहे हैं, आपको बैंकिंग सर्विस दे रहे हैं, तो ये भी जो है वो इंडस्ट्रीज जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो तीन कैटेगरीज आपकी इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स की भी होती हैं। मूविंग ऑन टू द की डिफरेंसेस बिटवीन सेलिंग टू बिजनेसेस रादर देन कंज्यूमर। अब आपकी जो मार्केटिंग है वो बिजनेसेस की तरफ अलग होती है और कंज्यूमर्स की तरफ अलग होती है। मतलब आप अगर कोई बिजनेस को सेल करते हो तो उसमें जो है वो आपके प्रमोशन मेथड भी डिफरेंट होते हैं और सेलिंग मेथड भी डिफरेंट होता है। और जब आप कंज्यूमर्स को सेल कर रहे होते हो उसके अंदर जो है वो आपका बिजनेस प्रमोशन मेथड और सेलिंग मेथड डिफरेंट होता है। Most industrial products, such as equipment for power stations, are much more complex than many consumer products. So, specialist sale employees. आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेचने के लिए स्पेशलिस्ट सेल एम्प्लॉय रखना पड़ेगा जिसको प्रोडक्ट की नो हाउ हो, जिसको सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर सके टू द बिजनेस। फॉर एग्जांपल एक एक्सपेंसिव मशीनरी है, अब वो मशीनरी जो है वो मैं पहले एक बंदा रखूंगा जिसको सिखाऊंगा सारी मशीन कैसे चलती है, और फिर उसको बोलूंगा भाई अब ये बेचो आप दूसरे बिजनेस को और उनको सिखाओ। तो ये तो एक बंदा स्पेशली मुझे हायर करना पड़ेगा। हाउएवर अगर मैं चिप्स बेच रहा हूँ मार्केट के अंदर, तो चिप्स के लिए मुझे कोई एडिशनल बंदा हायर नहीं रखना पड़ेगा कि जो चिप्स बेच रहा हो और कंज्यूमर को सिखा रहा हो कि भाई इसको कैसे खोलते हैं और कैसे खाते हैं। सही है। फिर इंडस्ट्रियल बायर्स ऑफन हैव मच मोर मार्केट पावर एंड आर बेटर targeted, have much more high, market power and are better informed than average consumer। तो इंडस्ट्रियल बायर्स की नॉलेज बहुत होती है, वो लोग जो है वो बेटर इन्फॉर्म्ड होते हैं, उनको पता होता है कि उनको क्या चीज चाहिए। जैसे एवरेज कंज्यूमर है, कंज्यूमर को आप पागल बना के प्रोडक्ट बेच सकते हो, लेकिन एक इंडस्ट्रियल बायर को आप कभी भी पागल नहीं बना सकते। सही है, वो कभी भी आपसे प्रोडक्ट पूरी जानकारी करके अपनी इंफॉर्मेशन लेके फिर ही जो है वो प्रोडक्ट खरीदेगा। एंड थर्डली, इंडस्ट्रियल बायर्स विल रेयरली बाय ऑन इम्पल्स। अब इम्पल्स बाइंग क्या होती है, यार ये चीज अच्छी लग रही है ना ले लो, ऐसे कभी भी नहीं खरीदेगा इंडस्ट्रियल बायर। दे विल ओनली परचेज आफ्टर लॉन्ग कंसिडरेशन एंड डिटेल एनालिसिस ऑफ ऑल्टरनेटिव। वो देखेगा अच्छा भाई मुझे मिस्टर ए मुझे मशीन दे रहा है, सही है, वो कितनी प्राइस की दे रहा है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, उस मिस्टर बी जो मशीन दे रहा है वो किस प्राइस पे दे रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब प्रॉपर एनालिसिस करके आप जो है वो खरीदते हो। सही है। हाउएवर कंज्यूमर देखता है तो कंज्यूमर इम्पल्स बाइंग करता है, मतलब ब्रांड नेम अगर एप्पल का है, हाँ चलो अच्छा होगा खरीद लो। सही है। आप कभी भी आपका
बिजनेस ऐसा नहीं करेगा। बिजनेस देखेगा अच्छा एप्पल का है, अच्छा सैमसंग क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी चीजें जो है वो देखेगा और सबसे बेस्ट पॉसिबल जो बिजनेस के लिए बेस्ट हो वो चीज खरीदेगा। मार्केट सेगमेंटेशन में आप जो है वो सबसे पहले कंज्यूमर टेस्ट को जो है वो डिवाइड करते हो अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिक एरिया। सही है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का कराची का जो एरिया है, और अगर लेट्स सपोज जो नॉर्दर्न एरिया है, सही है, देखा जाए तो सर्दियों के कपड़े ज्यादातर नॉर्दर्न एरिया में विंटर क्लोथ ज्यादा सेल होते होंगे। सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सर्दियाँ रहती हैं, और यहाँ पे कराची में जो है वो सीजनल क्लोथ्स आपके आते हैं, मतलब विंटर में विंटर पहने जाएंगे और समर में समर पहने जाएंगे। तो बेसिकली एक ही एरिया में जो है वो डिफरेंस है ड्यू टू क्लाइमेटिक डिफरेंस। सही है। फिर कल्चरल डिफरेंस भी होता है, जैसे खानों में देखें आप तो कराची में जो है वो अभी बिरयानी बड़ी बिकती है। ठीक है। हाउएवर लाहौर में बिरयानी इतनी ज्यादा फेमस नहीं है। लाहौर में जो है वो आपका कुन्ना जो है वो काफी मशहूर होता है, और इसी तरह अब हर एक जगह के या अफगानी अफगानी पुलाव वगैरह ये सारी चीजें पेशावर में जो है वो मशहूर होती हैं। तो बेसिकली ज्योग्राफिकल डिफरेंस की वजह से जो है वो आपके कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से, क्लाइमेटिक डिफरेंसेस की वजह से जो है वो आपका काफी जो है वो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। मूविंग ऑन टू डेमोग्राफिक डिफरेंसेस। अब डेमोग्राफिक तरीके से भी आप सेगमेंट करते हो। अब डेमोग्राफिक जैसे मेल फीमेल में, जैसे परफ्यूम की कंपनीज हैं वो ज्यादातर मेल और फीमेल में जो है वो अपनी मार्केट को सेगमेंट कर रही होती हैं। फिर एज जेंडर के हिसाब से भी आप जो है वो कर रहे होते हो, जैसे अभी मैंने मेल फीमेल किया। फिर एज के हिसाब से भी, जैसे टीन एजर्स हैं तो टीन्स प्रोडक्ट बना दिया आपने। तो ये फिर अपने यंगस्टर्स के प्रोडक्ट या एडल्ट्स के प्रोडक्ट बना दिए। फिर आपने ओल्ड एज के प्रोडक्ट बना दिए। फिर फैमिली साइज, इनकम और सोशल क्लास, एथनिक बैकग्राउंड, इस तरीके से डेमोग्राफिक जो है वो डिफरेंसेस क्रिएट करे होते हैं। जैसे अब कोलगेट है, अब कोलगेट जो है वो डिफरेंट सेगमेंट में अपना प्रोडक्ट बना रहा होता है। कोलगेट जो है वो एक किड्स को भी टारगेट कर रहा होता है। कोलगेट जो है वो अडल्ट्स को भी टारगेट कर रहा होता है। फिर कोलगेट जो है वो ओल्ड एज पीपल को भी टारगेट कर रहा होता है। तो इस तरीके से जो है वो कोलगेट अपने मार्केट को सेगमेंट करता है और हर मार्केट सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बना रहा होता है। फिर बात करते हैं तो साइकोग्राफिक फैक्टर्स की बात करते हैं। साइकोग्राफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? दीज फैक्टर्स आर टू डू विद द डिफरेंसेस पीपल्स लाइफस्टाइल्स, कि लोग रह कैसे रहे। सही है। अब जैसे अब भाई एक बंदा है उसका लाइफस्टाइल बड़ा है कि भाई जिम जाता है, अच्छे महंगे जिम में जाता है, बॉडी शॉडी बनाता है, उसका हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो उसकी तरफ जो है वो आप ज्यादातर हेल्दी प्रोडक्ट्स टारगेट करोगे। ठीक है। तो आपके कंज्यूमर्स अगर इफ दे आर लिविंग अ हेल्दी लाइफ तो वो आपके जैसे पेप्सी है, पेप्सी जो है वो डाइट क्यों बना रहा है? क्योंकि जो वेट कॉन्शियस लोग हैं वो भी आपका प्रोडक्ट पिए। फिर पर्सनालिटीज के हिसाब से, सही है, या वैल्यूज के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं एज अ कंज्यूमर मैं एक एथिकल बिजनेस से प्रोडक्ट खरीदता हूँ। फिर वो बिजनेस जो चाइल्ड लेबर इस्तेमाल नहीं करता, वो बिजनेस जो रॉ मटेरियल खराब रॉ मटेरियल इस्तेमाल नहीं करता। सही है। मैं सिर्फ जो है वो हाई क्वालिटी और एथिकल बिजनेसेस से प्रोडक्ट खरीदता हूँ, ये मेरी वैल्यू है। तो ये वो बिजनेस जो ब्राइब्स वगैरह नहीं देता, मैं सिर्फ सीएसआर बिजनेस से मैं प्रोडक्शन करता हूँ। तो हमेशा मैं जो है वो मेरी वैल्यू है, और मैं बिजनेस जो है वो उस वैल्यू को रिस्पेक्ट करते हुए सीएसआर प्रोडक्ट्स बनाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉस्मेटिक्स या की बात करें, सही है, तो कॉस्मेटिक्स में आपका बॉडी शॉप जो है वो भी ये बोलता है, ये क्लेम करते हैं भाई हम लोग सीएसआर हैं, हम लोग जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बगैर किसी एनिमल टेस्टिंग के बनाते हैं। और एक अगर कोई दूसरा नॉर्मल कॉस्मेटिक्स बिजनेस है, फॉर एग्जांपल जेन फार्म है। सही है। अब दोनों में अगर वो बंदा, सही है, वो सेगमेंट जो जिसका वैल्यू ये है कि वो एथिकल बिजनेस से खरीदे, तो वो जाएगा बॉडी शॉप से खरीदेगा, क्योंकि वो लोग जो है वो सीएसआर उनका एक एम होता है। हाउएवर जेन फार्म से वो लोग खरीदेंगे जिनका वैल्यू डिफरेंट हो। एडवांटेजेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। अब सेगमेंट करने से या डिवाइड करने से फायदा क्या होता है? बिजनेस कैन डिफाइन द टारगेट मार्केट प्रिसाइसली एंड डिजाइन द प्रोड्यूस द गुड्स दैट स्पेसिफिकली एम्ड एट दीज ग्रुप। मतलब कोलगेट अगर अपने बच्चों की मार्केट और एडल्ट की मार्केट और ओल्ड मार्केट को प्रिसाइसली ये डिफाइन कर देगा, तो हर प्रोडक्ट के लिए, हर सेगमेंट के लिए आप जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट बना पाओगे। फिर इट इनेबल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स। आप जो है वो अक्सर गैप्स आइडेंटिफाई कर लेते हो कि भाई मार्केट के अंदर क्या चीज नहीं मिल रही। तो मार्केट की एनालिसिस करते हुए, मार्केट के सेगमेंट्स बनाते हुए आप देखते हो। फॉर एग्जांपल मैं भाई अपनी मार्केट को सेगमेंट कर रहा था, मैंने देखा कि जो 6 साल से 14 साल के बच्चे तक है, मैं उनके कपड़े बना ही नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ 14 साल और उससे अबव के कपड़े बना रहा हूँ, या 15 साल 16 साल के। तो मैंने ये मार्केट में गैप आइडेंटिफाई करा, और मैंने फिर और कपड़े लॉन्च करे, किड्स वेयर लॉन्च करा, जो छोटे बच्चों के लिए भी जो है वो कपड़े बना रहे। तो यू आइडेंटिफाई द गैप इन द मार्केट।
फिर नेक्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कंज्यूमर ग्रुप्स कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? लेट्स सपोज हम लोग जे डॉट जाते हैं भाई, जे डॉट में एक कुर्ता है, सही है, वो कुर्ता स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल के साइजेस में मिल रहा है। असूलन तो देखा जाए तो स्मॉल के प्राइस कम होने चाहिए, मीडियम के उससे थोड़े ज्यादा, लार्ज के उससे थोड़े ज्यादा, एक्सेल के थोड़े ज्यादा, लेकिन डिफरेंट साइजेस हैं और प्राइसेस जो है वो उसकी तकरीबन सेम है, मतलब सर्विसेज डिफरेंट है और प्राइसेस जो है वो आपकी सेम है। सिमिलरली एक जो है वो आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का है, जैसे हम लोग वहाँ जाते हैं बहरिया टाउन, सही है, तो अगर बहरिया टाउन में हम बहरिया एडवेंचर लैंड जाते हैं, बहरिया एडवेंचर लैंड में जो किड्स हैं वो लोग अंदर जाएंगे, सेम सर्विस इस्तेमाल करेंगे, उनके प्राइसेस हैं 2000, और जो अडल्ट हैं वो लोग भी अंदर जाएंगे और सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सेम जगह जा रहे हैं, लेकिन उनके प्राइसेस हैं 3000। इसी तरह एयरलाइंस वाले हैं, एयरलाइंस वाले जो है वो बच्चों का टिकट, जो बच्चा इन्फेंट होता है या 3 साल से कम का बच्चा है उसका टिकट नहीं है, और अडल्ट का जो है वो पूरा टिकट है। तो मतलब लोकेशन सेम है, दोनों एक ही जगह पे जा रहे हैं, लेकिन डिफरेंसेस इन प्राइसेस। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन प्राइसिंग इस्तेमाल कर सकते हो। फिर जैसे अब कोलगेट का जो है वो किड्स वाला टूथपेस्ट उसके अलग रेट होंगे, अडल्ट वाला टूथपेस्ट के अलग रेट होंगे, ओल्ड एज टूथपेस्ट के अलग रेट होंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट माइट इंक्रीज। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, मार्केट रिसर्च, आपको दूसरे सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो अगेन ये काफी कॉस्टली होता है। फिर प्रमोशनल कॉस्ट विल बी हाई, आपको ज्यादा प्रमोशन कॉस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको 3 डिफरेंट ऐड बनाने पड़ेंगे तीनों को टारगेट करने के लिए। तो जितने ज्यादा सेगमेंट्स उतने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स और उतनी ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज। फिर प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा और साथ साथ इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, कि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ जाएगी, क्योंकि आप जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स को टारगेट कर रहे हो, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो। तो ये आपका मार्केट सेगमेंटेशन है। मूविंग ऑन टू कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो आजकल के दौर में बहुत ज्यादा हो रहा है, दैट इज के आपका बिजनेस जो है वो उसका एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाने लगा है अलग से, जो कि जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो कस्टमर से रिलेशनशिप बनाए और कस्टमर से जो है वो रिलेशनशिप क्रिएट करे। तो यूजिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज टू एस्टैब्लिश सक्सेसफुल कस्टमर रिलेशनशिप सो दैट एग्जिस्टिंग कस्टमर लॉयल्टी कैन बी मेंटेन। तो अगर कोई कस्टमर आपसे लॉयल है तो उस लॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो? कस्टमर के साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट कर रहे होते हो। तो इसको हम कहते हैं सिंपली कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग या CRM। The aim is to gain as much information. The aim is to gain as much information as possible about each existing customer. This includes income, product preferences, buying habits, and so on. बेसिकली आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन, कस्टमर जो है वो उसकी बाइंग हैबिट्स क्या है, कस्टमर का प्रोडक्ट प्रेफरेंस क्या है, कस्टमर इनकम क्या है, कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर की बर्थडे कब आती है, तो ये सारी चीजें जो है वो आप कस्टमर की जानने की कोशिश करते हो और उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हो। अब ये कैसे करते हो आप? CRM जो है वो कैसे आप कर सकते हो? बाय टारगेटेड मार्केटिंग। तो डेवलपिंग इफेक्टिव लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैन बी अचीव बाय टारगेटेड मार्केटिंग, कि आप पर्टिकुलरली उस बंदे को टारगेट करके उस मार्केट कर रहे हो या उस सेगमेंट को टारगेट करके मार्केट कर रहे हो। फिर कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट। कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट का मतलब ये है कि आप कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो हर कंज्यूमर को। तो ये जब कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदने आ रहा है तो आप एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हो जो उसको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स दे रहा है। तो बेसिकली इससे भी आप जो है वो कस्टमर रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। फिर कम्युनिकेटिंग रेगुलरली विद कस्टमर, आप जो है वो रोजमर्रा पे अपने हर महीने जो है वो कस्टमर से कांटेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो सैलून्स वगैरह होते हैं, सही है, ये ज्यादातर अपना CRM ऐसे ही बना रहे होते हैं कि वो हर मंथ जो भी ऑफर्स वगैरह लगा रहे होते हैं उसका कंज्यूमर को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, उससे एक कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ताकि कस्टमर जो है वो उनके पास ही आए। एंड यूजिंग सोशल मीडिया, सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स बना लेते हैं, व्हाट्सएप पे आपके साथ लिंक हो जाते हैं, कोई भी नई ऑफर आती है उसका आपको सबसे पहले पता चलता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको हेल्प करती हैं इन अचीविंग CRM। अब बात करते हैं बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ CRM। तो कॉस्ट ऑफ CRM, कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्रिएट करने का नुकसान क्या है? IT सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर आर नीडेड, सारा एम्प्लॉय का डेटा आपको रखना है, एम्प्लॉय के बारे में जानना है, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो उसके लिए आपको IT सिस्टम और डेटा कंप्यूटर चाहिए होगा, और वो कॉस्टली होता है। फिर इफेक्टिव CRM कैंपेन्स में रिक्वायर द यूज ऑफ एन एक्सटर्नल मार्केटिंग कंसल्टेंसी और एजेंसी। दूसरी एजेंसी को आपको हायर करना पड़ेगा जो आपके लिए CRM कंसिडर करे या कंडक्ट करे, अगर आप खुद नहीं कर पा रहे उसको। तो एक्सटर्नल मार्केटिंग एजेंसी हायर करोगे तो जाहिर सी बात है वो कॉस्टली होगा। देन CRM नीड्स एन एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस टू बी established first before investing in CRM. If this is not done, the cost will not lead to higher sales.
तो सीआरएम में आपके पास एक एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस होना चाहिए, मतलब एग्जिस्टिंग लोग आपको जानते हो, तभी आप सीआरएम क्रिएट कर सकते हो। अगर कोई कस्टमर आपको जानता ही नहीं है, आपका प्रोडक्ट कंप्लीटली नया है मार्केट में, तो फिर आपको जो है वो सीआरएम क्रिएट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। बेनिफिट्स क्या है सीआरएम के? फॉर बिजनेसेस विद एन एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस, सीआरएम हैज प्रूव्ड टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। जब एक एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस के साथ आप अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करते हो, तो फिर वो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस आपका कस्टमर लॉयल हो जाता है और वो फिर आपसे ही प्रोडक्ट खरीदता है। इट इज अ सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर्स अनलाइक स्पेशल प्राइस ऑफर्स। आप जो है वो सस्टेनेबल, ये सीआरएम एक सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी है, मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। आप जो है वो स्पेशल प्राइस ऑफर्स देके कुछ साल, कुछ महीने के लिए आप कस्टमर को अपनी तरफ नहीं करते, बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए आप कस्टमर को अपनी तरफ कर लेते हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर आपको छोड़ के नहीं जाता। फिर लॉयल कस्टमर्स ऑफन रिकमेंड द बिजनेस टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, प्रोवाइडिंग एडिशनल मार्केटिंग बेनिफिट एट नो कॉस्ट। तो यहाँ पे ये है कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी होती है सीआरएम से। ये सीआरएम जो है वो आपके फ्रेंड्स और फैमिली को भी जो है वो प्रोडक्ट के बारे में बताता है, या सर्विस के बारे में बताता है, और फिर फ्रेंड्स और फैमिली भी आपके कस्टमर बन जाते हैं। तो दिस इज व्हाट योर सीआरएम इज। फॉर एग्जाम्पल एक टेलर है, एक टेलर ने जो है वो बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रखा हुआ है आपके साथ, तो आप जो है वो उस टेलर को रेकमेंड करोगे अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, फिर वो उनके कस्टमर जो है वो नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ जाएंगे। तो ये जो है वो बेसिकली सीआरएम होता है। तो ये आपका पूरा चैप्टर है, द नेचर ऑफ मार्केटिंग। दिस इज योर चैप्टर 17, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मार्केटिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ये मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर